प्लीज़ आप हल्ला नहीं करिए। चलिए बेटा आप हेडिंग करें ऑप्टिकल आइसोमर्स। या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहाँ से पढ़ लिया रे? हाँ छुट्टी में पढ़ रहा था। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलिए क्या है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? तो बेटा आइसोमेरिज्म बोलो या आइसोमर्स बोलो सेम बात। आइसोमर्स होने की घटना को आइसोमेरिज्म बोलेंगे। तो सर ये आइसोमर बोले तो कंपाउंड के मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होंगे लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। बराबर है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। ये सर ऑप्टिकल लगा हुआ है, मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा ना वो इसी ऑप्टिकल वर्च्यू के कारण होगा। ये ऑप्टिकल इज समथिंग रिलेटेड टू लाइट। ऑप्टिकल है ना, लाइट को बोलते हैं ना बेटा। ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं? लाइट पढ़ते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो इट इज समथिंग रिलेटेड टू लाइट। मतलब कि सर ऐसे कंपाउंड जिनकी मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होंगी लेकिन प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, और वह प्रॉपर्टी डिफरेंट क्या कारण क्या होगा? कौन सा प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा? तो सर उस कंपाउंड के लाइट से जुड़ा हुआ प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। सर लाइट भी जुड़ा हुआ है क्या? हाँ मैं वो बात करूंगा। ठीक है, तो लाइट से जुड़ी हुई सारी बातें चलेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आखिर ये लाइट है क्या? तो लाइट के बारे में कुछ बातें हैं बेटा कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट एक वेव है। वो कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आपको अभी समझ में चीजें नहीं आएंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देयर आर टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म। बोले तो लाइट जो आप एक रेज देख रहे हैं, ये जो आपकी आंखों तक यहाँ इस बॉल से एक रेज निकल के आ रही है, पतली लकीरों का समूह निकल के आ रहा है। यस, तो उसके हर रेज में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। मतलब कि यहाँ पे तीन डायरेक्शन डिफाइंड हो रहा है। मान लो कि ये हमारा सोर्स है लाइट का, यहां से एक रेज निकला, तो एक तो हो गया कि लाइट के प्रोपागेशन का डायरेक्शन। यस, इस पे बेटा अब मान लो कि प्रोपागेट कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। लाइट आगे बढ़ रहा है किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। तो इसके परपेंडिकुलर होता है बेटा वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस, और इसके ऐसे परपेंडिकुलर होगा जेड एक्सिस। ठीक है, तो लाइट में ये लाइट के प्रोपागेशन, लाइट का प्रोपागेशन बोले तो लाइट के बढ़ने का एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब मैं ऐसे तो दिखा नहीं सकता ना ऐसे खींच के, तो आप समझिए कि ये वाला खींचा हूं मैं, ये वाला कैसे है? ऐसे है। तो यहां पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब कि लाइट जहां भी है उस लाइट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, अगर कोई भी इस लाइट का कोई भी एक पॉइंट पकड़ लेता हूं मैं, तो इस लाइट के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसी अब ये जो परपेंडिकुलर है फिर उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। यस, अब जरा सा इमेजिन करिए, ये लाइट आ रहा है, मैंने इस पॉइंट को लाइट को पकड़ लिया, तो इस लाइट के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्स एक्सिस, या अगर एक्स एक्सिस में लाइट जा रहा है तो वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा जेड एक्सिस में, या उल्टा भी बोल सकते हो। मतलब यहां पे तीन एक्सिस संग्रहित है। यस, तीन एक्सिस शामिल हो रहा है, एक्स एक्सिस भी, जेड एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी। ठीक है सर, इतना ज्यादा मैं बोल रहा हूं, बस आप इतना समझिए कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल रहा हूं। मतलब कि उस लाइट एक वेव है, उसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। लाइट के प्रोपागेशन का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के ओरिएंटेशन और मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन सारे आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। यस, तीनों के तीनों ये जिस डायरेक्शन में घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड उसके 90 डिग्री पे ओरिएंटेड होगा। सर मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में घूमेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके 90 डिग्री पे ओरिएंटेड होगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा ये लाइट का प्रोपागेशन उससे 90 डिग्री पे होगा। चलिए सर, कुछ नहीं समझ में आया, काम की बातें बोलते हैं। ठीक है, ये बकवास रहा।
ना काम की बातें बोलते हैं, लेकिन साइंस यही है, आगे पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा ये साइंस। हम अपने स्तर की बातें करते हैं। अब देख जरा सा, मान लो कि यहां से अगर लाइट का सोर्स ले रखा हूं मैं, क्या ये लाइट सोर्स है, तो लाइट सोर्स मान लो कि यहां पे एक बल्ब जला दी जाए, तो बेटा अब देखो वो ऐसा एक बल्ब सोचो कि वो जैसे बल्ब का जो होल्डर है उस साइड तो लाइट कम जाता है, बाकी सारे तरफ बराबर जाता है, लेकिन एक ऐसा लाइट सोर्स सोचो जैसे कि मान लो कि एक बैटरी वाला कोई इक्विपमेंट डाल दी जाए और वो बॉल है इतना बड़ा, उस अंदर ही बैटरी है और फिलामेंट लगा हुआ है, तो ये तो चारों बगल लाइट देगा। मतलब कि लाइट सोर्स जो होता है वह रियल में ऑल डायरेक्शन में लाइट देते हैं। तो जब लाइट डायरेक्शन ऑल डायरेक्शन में है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑल डायरेक्शन में होगा, सारे प्लेन में होंगे, और मैग्नेटिक फील्ड भी सारे प्लेन में होंगे। ठीक है, अब मैं इसको पास करता हूं बेटा एक नाइकोल प्रिज्म से। ये नाइकोल प्रिज्म क्या होता है बेटा? एक खास प्रकार का क्वार्ट्ज मटेरियल होता है। ठीक है, क्वार्ट्ज मटेरियल बोले तो मटेरियल क्या है, शीशा भी एक मटेरियल है, तो इसी प्रकार का ये एक मटेरियल होता है। क्या खास बातें हैं सर? ये एक फिल्टर है बेटा, फाइन फिल्टर। फिल्टर क्या होता है? चलनी जानते हैं ना, गांव घर में चीजों को छानता है ना बेटा, कुछ चीजों को अलग कर देता है, कुछ चीजों को अलग कर देता है, चलनी का यही काम है। तो ये भी थोड़ा सा इंग्लिश में बोल रहा हूं तो फिल्टर, हिंदी में क्या है? एक बड़ा ही तीक्ष्ण चलनी है, माने एकदम पतला चीज को भी ये छान ले सकता है। ठीक है, चलनी का तो होल पे डिपेंड करता है ना कैसा फिल्टर है, तो ये फाइन फिल्टर है। मतलब कि ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल आपके नंगी आंखों से दिखेगा कि इसमें कहीं भी छिद्र नहीं है, लेकिन इसमें एक बड़ा ही पतला महीन सा चीड़ा लगा रहता है, ये दिखाया हो मैंने। ठीक है, या ऐसे मान लो ऐसे चीड़ा लगा हुआ है ना, इसी चीड़ा लगा हुआ क्वार्ट्ज मटेरियल को ही हम नाइकोल प्रिज्म बोलते हैं। एक आपने प्रिज्म पढ़ा होगा, आपने घर पे अब प्रिज्म पढ़ा होगा 10th क्लास में बेटा, वो प्रिज्म और ये प्रिज्म में अंतर है। वो प्रिज्म का मटेरियल और उस प्रिज्म का डिजाइन अलग रहता है, और इस प्रिज्म का डिजाइन अलग है। ये नाइकोल प्रिज्म बोलते हैं, क्वार्ट्ज मटेरियल का होता है और इसमें बड़ा ही फाइन फिल्टर होता है। ये फिल्टर क्या करता है? ये इतना फाइन फिल्टर है कि इस लाइट से आने वाले असंख्य की रेज में से सिर्फ एक रेज को पास कराएगा, सिर्फ एक रेज को पास कराएगा। अब वह एक रेज होगा बेटा, तो ऐसे तो निकल रहा था तो सारे प्लेन में पोलराइज थे, सारे प्लेन में घूम रहे थे लाइट। अब यहां से निकलेगा तो सिर्फ जो लाइट निकलेगा वो एक प्लेन में निकलेगा, हाँ या ना बोल? एक प्लेन में, मान लो कि वाई एक्सिस वाली लाइट निकली तो वाई एक्सिस में ही सारा लाइट निकलेगा, है ना। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया लाइट, ये इसको बोलते हैं पीपीएल। क्या बोलते हैं बेटा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इट इज कॉल्ड व्हाट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। मैं एक बार और बोलूं आपसे बेटा, जो लाइट निकलते हैं ये ओरिएंटेड होता है, ये प्रोपागेट करता है, ये पोलराइज होता है सॉरी, इन ऑल डायरेक्शन। यहां से ये पोलराइज्ड है, पोलराइज्ड इन ऑल डायरेक्शन। लेकिन अगर इसको एक मटेरियल से पास करा दी जाए, ये मटेरियल आखिर क्या काम करता है बेटा? दिस इज जस्ट अ फाइन फिल्टर। क्या इस मटेरियल को बोलते हैं बेटा? नाइकोल प्रिज्म। आप मार्केट में जाके किसी भी साइंटिफिक दुकान पे जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं, है ना। नाइकोल प्रिज्म आपको नंगी आंखों से दिखेगा नहीं कि उसमें चीड़ा लगा हुआ है, उसमें छिद्र है, एक बहुत बारीक चीड़ा लगा रहता है, चीड़ा बोले तो कट, है ना। ये कट इतना बारीक है कि सिर्फ इसमें से लाइट के, ये जो लाइट बहुत सारे डायरेक्शन में प्रोपागेट करते हैं, एक प्लेन वाले लाइट निकल जाएंगे। अब एक प्लेन, तो ये लाइट क्या हो गया बेटा? एक ही प्लेन में पोलराइज्ड हो गया। ये एक ऐसा लाइट है जो प्लेन, एक ही प्लेन में, सिंगल प्लेन में पोलराइज्ड है, जबकि यहां से लाइट सारे प्लेन में पोलराइज्ड थे, सारे प्लेन में ओरिएंटेड थे। अब यहां से एक प्लेन में लाइट मिल गया। ऐसा है कि अगर अपन उधर लाइट का सोर्स रख दी जाए और यहाँ पे बड़ा सा, या लाइट की सोर्स रख दी जाए और प्रिज्म लगा दी जाए और यहाँ से एक आंख बंद करके देखी जाए बेटा, तो आपको हो सकता है कि लाइट नहीं भी दिखे। क्यों? क्योंकि जो चीड़ा है, उस चीड़ा से निकलने वाला लाइट अगर एक ही प्लेन वाला है, अगर आपके आंख तक पहुंचेगा तभी दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। मतलब वो सारा लाइट को नहीं पास कर रहा है, सिर्फ एक प्लेन वाले लाइट को पास कर रहा है। ये तो समझ में आ गई। चलिए अब इसके माने ये एक हमारे पास एक और प्रकार की एक फिल्टर लाइट हो गया। ये क्या है? फिल्टर लाइट है जो एक ही प्लेन में पोलराइज्ड है। चलिए ये तो हम पीपीएल समझ गए।
अब हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको कैसे रिलेट करेंगे ये देखा जाए। ये लिखो 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 बेटा, जल्दी जल्दी लिखो, लिखना तो पड़ेगा। तो ये लाइट सोर्स से नाइकॉल प्रिज्म से पास किया लाइट, हमें एक स्पेशल ट्रीटेड लाइट मिला, एक ही प्लेन में पोलराइज्ड लाइट मिला, दैट लाइट कॉल्ड व्हाट, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सर नाइकॉल प्रिज्म में क्वार्ट्ज मटेरियल होता है, आप नीचे लिख लेंगे, नाइकॉल प्रिज्म के नीचे भी लिख लेंगे एक क्वार्ट्ज मटेरियल। और क्वार्ट्ज मटेरियल नाइकॉल प्रिज्म। सर नाइकॉल प्रिज्म की क्या प्रॉपर्टीज है, दिस इज अ वेरी फाइन फिल्टर, वेरी फाइन फिल्टर, इतना फाइन फिल्टर है कि सर लाइट के भी सिर्फ एक प्लेन को पास करता है अपने तरफ। कौन सा प्लेन पास होगा बेटा इस फिल्टर से, जो प्लेन इसके इस कट के पैरेलल आएगा वही पास करेगा। इसको ऐसे समझ सकते हो बेटा, मान लो कि आप पुराने घर देखे होंगे ना, तो उसमें विंडो जो लगे रहते हैं उसमें पैरेलल बार लगे होते हैं। यस, ठीक है बेटा। अब मान लो कि कोई बच्चा ऐसे खेल रहा है, लकड़ी ले लिया है बहुत सारा और ऐसे करके इसे पास कराने की कोशिश कर रहा है इसको, है ना, 3 तो ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे ले लिया है, ये देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस, ठीक है। तो इसको पास कराना है, बहुत पतला चीड़ा है, ठीक है। अब इसको ऐसे पास करा रहा है, ऐसे थोड़ा टेढ़ा कर दिया है। अब बेटा इसमें से कौन पास करेगा, ये पास करेगा नहीं, ये यहां से जाएगा, यहां से फिल्टर हो जाएगा, जो इस चीड़ा के पैरेलल रहेंगे वहीं पास करेंगे। मतलब कि वो लाइट फिल्टर से वहीं पास किए होंगे जो फिल्टर के पैरेलल रहे होंगे, पैरेलल प्लेन ही पास करेगा। तो यहां से देखो 3 एक्सिस जा रहा था, अब यहां से सिर्फ एक ही एक्सिस पास करेगा। कौन एक्सिस, जो इस पैरेलल चीड़ा के पैरेलल हो, जो इस फिल्टर के पैरेलल हो वहीं पास करेगा। तो एक ही पास किया ना, मतलब कि एक प्लेन वाला पास कर जाएगा, बाकी सारे फिल्टर हो जाएंगे। तो वहां से निकलेगा तो केवल सारे के सारे एक ही प्लेन में आए हुए लाइट निकलेंगे। लाइट तो ढेर सारे निकलेंगे, रेज ढेर सारे होंगे, लेकिन सारी की प्रॉपर्टीज क्या होगी, अब वो ऑल डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं है, सिर्फ एक ही प्लेन में पोलराइज हो चुका है, एक ही प्लेन में है सारा लाइट। एक्स एक्सिस, जेड, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों प्लेन में नहीं है, एक ही प्लेन का लाइट है वो। तो इसको बोलते हैं पीपीएल। अब सर हमारे केमिस्ट्री के कंसेप्ट में हमने एक स्पेशल टाइप का लाइट हमने ट्रीट कर लिया है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको कैसे हम अपने केमिस्ट्री से रिलेट करेंगे, चलो मान लो कि हमारे पास दिस वन इज एन पीपीएल। हमने पीपीएल निकाला कहीं से, कहां से निकालेगा सर, लाइट सोर्स के सामने नाइकॉल प्रिज्म रख देंगे, उसके बाद जो लाइट पास करेगा वह क्या होगा, एक ही प्लेन में पोलराइज होगा। अब इस पीपीएल लाइट को हम पास करा रहे हैं ऑर्गेनिक मटेरियल से, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा गया इसमें, इससे हम पास करा रहे हैं। ऐसा ऐसा हम 3 जगह सेटिंग कर रहे हैं बेटा। ऐसा ऐसा हम 3 जगह सेटिंग कर रहे हैं। ये कंपाउंड ए है हमारा, दिस वन इज कंपाउंड बी एंड अनदर सेटिंग इज दिस टाइप। ये हमारा सी है। अब इसमें से लाइट पास करेगा बेटा, तो लाइट बाहर भी निकलेगा, लाइट बाहर निकला और ये रहा हमारा रियल लाइट जो पास किया था, यस। लेकिन जब बाहर निकला ना तो ये मुड़ सा गया है, थोड़ा सा मुड़ गया। तो बेटा ये लाइट होना चाहिए था ऐसे, मुड़ गया ऐसे, मतलब कि ये इतना एंगल से इसका डेविएशन हो गया, यस। तो ये पीपीएल को, ये मटेरियल क्या किया, मोड़ दिया, पीपीएल को रोटेट कर दिया, हाँ या ना। ये मटेरियल में एक खास प्रकार की क्षमता आ रही, इस क्षमता के कारण क्या रहा कि पीपीएल रोटेट कर गया। सर यहां से ये भी यहां से निकला, सर इसको निकलना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे रोटेट कर गया,
ये बेटा क्लॉकवाइज है, तो यहां पे ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। बस रोटेशन को देख के हम देख रहे हैं कि अच्छा रोटेशन ही किया, हाँ कैसा रोटेशन किया सर, ऐसे से ऐसे क्लॉकवाइज, ये ऐसे से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और यहां से बेटा एक ऐसा ये मटेरियल है जो पीपीएल को रोटेट ही नहीं कराया, थीटा क्या हुआ 0, नो रोटेशन। सर ये जो हमने मटेरियल ए बी और सी लिया था, इस ए बी और सी में क्या समानता है, तो बेटा ए बी और सी एक दूसरे के आइसोमर हैं। एक दूसरे के आइसोमर बोले तो एक दूसरे का मोलिकुलर फॉर्मूला सबका सेम रहा होगा। सर ए बी और सी की कनेक्टिविटी भी सेम है, मतलब कि वह स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं है लेकिन आइसोमर है तो क्या होगा, स्टीरियो आइसोमर्स है। मतलब कि ए बी एंड सी आर स्टीरियो आइसोमर्स, मतलब कि इनकी सर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी सेम है। क्या अंतर रहा होगा, स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट रहा होगा। तो सर अपन क्या लिखे यहां पे, है ना, नीचे लिखना कंपाउंड ए बी एंड सी आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, चलेगा। ये एबीसी कैसा, कोई मटेरियल नहीं ले लेना है बेटा, ए का ही आइसोमर बी था, बी का ही आइसोमर सी था। कैसा आइसोमर था, स्टीरियो आइसोमर्स। और हमने उससे पीपीएल पास कराया, तो एक मटेरियल पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट किया, दूसरा मटेरियल पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, और तीसरा मटेरियल पीपीएल को रोटेट ही नहीं किया। तो सर ये हैं तो स्टीरियो आइसोमर्स, लेकिन बाकी सारे प्रॉपर्टीज इनके एक जैसे थे, ए बी और सी सारे के सारे प्रॉपर्टीज एक जैसे थे, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी डिफर कर रहा था, वह क्या है, लाइट के टुवर्ड्स इनका नेचर, लाइट के टुवर्ड्स इनका बिहेवियर। इसलिए ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को बोल दिया गया ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, ऑप्टिकल इज समथिंग रिलेटेड टू लाइट। यस, ये लाइट के टुवर्ड्स सिर्फ बिहेवियर डिफरेंसेस शो कर रहे थे, इसलिए इन्हें आपस में क्या बोला गया, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं सर, ऑप्टिकल आइसोमर्स वैसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो पीपीएल को रोटेट करते हैं या नहीं रोटेट करेंगे। यस, देखो ना, ये और ये पीपीएल को रोटेट किया और ये नहीं किया, तब भी ये इसको बोला जाए सर ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। नहीं बेटा, ऑप्टिकल आइसोमर है। ये जो रोटेट कर दिया वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और जो नहीं रोटेट किया वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये तीनों आपस में आइसोमर हैं, तीनों आपस में स्टीरियो आइसोमर्स हैं, तीनों पीपीएल के टुवर्ड्स अपना अपना डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो ये तीनों आपस में क्या कहे जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर कहे जाएंगे। लेकिन जो इसमें एक्टिव है, जो जैसे कि ये पीपीएल के टुवर्ड्स एक्टिव था बेटा, ये पीपीएल के टुवर्ड्स एक्टिव था, तभी तो पीपीएल को मोड़ा, चाहे इधर मोड़े चाहे इधर मोड़े। क्लॉकवाइज इधर मोड़ा तो हम दुनिया वालों ने क्या कहा, क्लॉकवाइज, इधर मोड़ा तो दुनिया वालों ने क्या कहा, एंटी क्लॉकवाइज। तो या तो क्लॉकवाइज मोड़ सकता है, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज मोड़ सकता है। अगर पीपीएल को रोटेट कर दे कोई कंपाउंड तो वह ऑप्टिकली एक्टिव, और पीपीएल को नहीं रोटेट करे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन सर ए बी और सी आपस में क्या है, यहीं पे लोग गच्चा खा जाते हैं, बोलते हैं ए बी ऑप्टिकल आइसोमर लेकिन सी नहीं है। नहीं बेटा, ए बी और सी तीनों ऑप्टिकल आइसोमर है, लेकिन इसमें ए और बी आपस में ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है, जबकि सी इन दोनों का ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर है। लिखा जाए इतना। ठीक है बेटा, आप ये लिखिए कंपाउंड ए बी और सी कैसा है, स्टीरियो आइसोमर्स है। इसमें ए और बी ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या है, यहां से क्या पता चल रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव इनको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पीपीएल को रोटेट किया। जो पीपीएल को रोटेट करेगा वही ऑप्टिकली एक्टिव कहे जाएंगे, और जो पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कहे जाएंगे। बहुत लोग यहां पे ये कंक्लूड कर लेते हैं कि सर इसने पीपीएल को रोटेट किया तो ये ऑप्टिकल आइसोमर, ये रोटेट नहीं किया तो ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होंगे। नहीं बेटा, ऑप्टिकल आइसोमर तो तीनों होंगे। अगर कोई कंपाउंड है सी, उसका कोई भी एक आइसोमर पीपीएल को रोटेट कर दे तो जो नहीं रोटेट कर रहा है वो भी अपने उसका ऑप्टिकल आइसोमर कहा जाएगा, लेकिन ऑप्टिकल इनएक्टिव नहीं कहा जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर कहा जाएगा। लिख लीजिए, बड़ा फेमस एक स्टेटमेंट है, सब लोग लिखाते हैं, मैं भी लिखा दूं आपको, लिख लो, लिख लो। ए रोटेट्स द पीपीएल
ए वाला जो यहां पे था, ए कंपाउंड ए रोटेट्स द पीपीएल in clockwise direction. Compound A rotates the PPL in clockwise direction. Compound A rotates the PPL in clockwise direction. In clockwise direction. While compound B rotates the PPL. Compound B rotates the PPL in anti-clockwise direction. Compound B rotates the PPL in anti-clockwise direction. And compound C does not rotate the PPL. ये इतिहास लिखा रहा हूं बेटा, बेकार की बात है। ये तो पूरी कहानी चित्र से प्रदर्शित हो रहा था। Compound C does not rotate the PPL. Full stop. Then A and B are optically active isomers. लिख लो, फिर से लिख लो। Then A and B are optically active isomer of each other. Compound C does not rotate the PPL. हाथ चुपो सब। Compound C does not rotate the PPL. Full stop. Then A and B are optically active isomers of each other. Then A and B are optically active isomers of each other. But C is an optically inactive isomer. Is an optically inactive isomers. Is an optically inactive isomer of A and B. Of A and B. एक नोट लिखिए बेटा, नोट लिखो। An optically inactive isomer. An optically inactive isomer. An optically inactive isomer is also optical isomer. Is also optical isomer. Is also optical isomer of any other compound. Is also optical isomer of any other compound. Of any other compounds provided, बशर्ते provided the other compound is optically active. Provided the other compound is optically active. कहना क्या चाह रहा हूं बेटा, अगर मान लो कि हमारे पास A, B, C, D, E इतने कंपाउंड हैं और ये सारे एक दूसरे के आपस में क्या है बेटा, एस्ट्रियो आइसोमर्स हैं। एस्ट्रियो आइसोमर्स हैं। ये पीपीएल को रोटेट कर रहा है, रोटेट्स पीपीएल। ये भी रोटेट करता है पीपीएल को, लेकिन ये सारे पीपीएल को रोटेट नहीं करते हैं। मेरी बात खूब ध्यान से सुनिए। ए बी सी डी ई एस्ट्रियो आइसोमर्स हैं। एस्ट्रियो आइसोमर्स बोले तो इनकी कनेक्टिविटी सेम रही होगी, सिर्फ स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट रहा होगा। ए पीपीएल को रोटेट कर दिया, बी भी पीपीएल को रोटेट कर दिया, लेकिन सी डी ई पीपीएल को रोटेट नहीं किया। तो लोग क्या कहते हैं कि ये सर ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। गलत बात।
सर ये सारे के सारे ऑप्टिकल आइसोमर हैं, ऑप्टिकल आइसोमर सारे हैं, लेकिन ए और बी ऑप्टिकल एक्टिव है, सी डी ई ऑप्टिकली इनएक्टिव है। समझ में आया? सी डी और ई क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर, लेकिन ए और बी क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। तो बेटा ऑप्टिकल एक्टिव किसको बोलेंगे? जो पीपीएल को रोटेट करे, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, वही ऑप्टिकल आइसोमर बोले जाएंगे। तो ऑप्टिकल कहलाने के लिए ऑप्टिकल की संज्ञा किन्हें मिलेंगी, वैसे ही कंपाउंड को ऑप्टिकल आइसोमर बोल पाएंगे जो पीपीएल को रोटेट करे इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा? नहीं समझ में आया? बार बार तो पैर हिला रहा है तो क्या है, समझ नहीं आ रहा है? पैर मत हिलाओ, उसका दिमाग हिल जाता है ना, उस पैर मत हिलाओ, उसका दिमाग हिल जाता है। चलो तो बेटा ऑप्टिकल अरे गोल्डी हो गया। दैट कंपाउंड्स विच रोटेट्स द पीपीएल either clockwise or anti-clockwise, that compound which rotates the PPL either clockwise or anti-clockwise are called optically active compound। ठीक है बेटा? आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कमाल की बात है कि दैट कंपाउंड विच रोटेट्स द पीपीएल ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और इस कंपाउंड का कोई आइसोमर दिख जाए, अरे इस कंपाउंड का कोई आइसोमर दिख जाए, वह चाहे पीपीएल को रोटेट करे या नहीं करे, तो रोटेट करेगा तो ऑप्टिकल एक्टिव कहे जाएंगे, और रोटेट नहीं करेगा तब वह ऑप्टिकल इनएक्टिव कहे जाएंगे। बस और कंडीशन क्या होनी चाहिए? इस कंपाउंड का वह H2 आइसोमर हो। चलिए अब आते हैं यार सीओम के क्वेश्चन पे। सीओम ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, क्या कि सर कौन रोटेट कराएगा? तो मैंने बोला कंपाउंड रोटेट कराएगा। तो कंपाउंड में आखिर क्या खास बातें थी? ए में कि क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया, बी में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया, और सी में क्या खास बातें थी कि रोटेशन नहीं करा सका। तो दो बातें यहां पे आती है, कोई कंपाउंड में क्या खास पैटर्न होगा कि रोटेट कराएगा, और क्या खास बात नहीं होगी कि रोटेट नहीं कराएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है ना? इसी में साइंस है बेटा, ये सब तो बुक में लिखा हुआ मिल जाता है, बस एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं। ये अच्छी बातें हैं, इसे आपको समझना होगा। ये वो बातें हैं जो सिर्फ कुछ ही लोग बता सकते हैं। नहीं लिखा? अरे तो उसमें से कर क्या रहा था? तो लिखो, बगल से देख के लिखो। कोई नहीं लिखा तो लिख लो। अब यार मैं भी भूल गया। अब बात ये आती है कि किसी कंपाउंड में क्या खास बातें होंगी। अरे कोई बात नहीं, किसी कंपाउंड में क्या खास वर्च्यू होगी, क्या खास गुण होगा कि वह पीपीएल को रोटेट करेगा, और क्या खास बातें नहीं होगी कि वह पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा। चलिए बेटा कंपाउंड क्या होते हैं ये बताओ। कोई भी कंपाउंड एक से ज्यादा एटम से मिलके बने होते हैं। यस, तो उसमें एटम जब मिलके बने होंगे तो एटम का कुछ पैटर्न रहा होगा खास प्रकार से जुड़ने का। यस, मान लो ऐसे, और उस बात को थोड़ा सा एक पल के कंपाउंड के लिए छोड़ते हैं। मान लो कि हम यहां पे चीजें सजाए हुए हैं ऐसे ऐसे, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। मान लो कि एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है, और एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एटम का अरेंजमेंट ऐसे है। ठीक है,
इसमें क्या खास बातें हैं बेटा, ये जो अरेंजमेंट है वह सिमेट्रिकल है। अरे बोलना, ये अरेंजमेंट क्या है, बिल्कुल सिमेट्री है। तो यहां पे कंपाउंड के अंदर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। बढ़िया बात आने जा रही है। और यहां पे कंपाउंड के अंदर अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, कैसे कैसे सज गया है। तो ये क्या है बेटा, अन कोई बात नहीं बेटा, सिर्फ कंसेप्ट, कोई बकवास नहीं है ना। आखिर कोई, अब यहां से अपन पीपीएल इंटर कराया बेटा, क्या है पीपीएल। पीपीएल इज अ लाइट, और लाइट में तो जानते हैं ना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लाइट है तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा। यस। अब यहां पे एटम है, एटम में भी इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन है तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आपने पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैट्स में, इलेक्ट्रोफिजिक्स में, कि बेटा एक के इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लो कि ये एक का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दूसरा का इलेक्ट्रिक फील्ड है, बेटा एक के इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा का इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंटर करता है तो वहां पे डेविएशन होता है, तनाव हो जाएगा। तुम्हारे फील्ड में दूसरा कोई घुस जाए, टेंशन। तो यहां भी ये पीपीएल जो लाइट आ रहा है उसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, ये जो एटम बैठा हुआ है उसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये एंट्री लिया इसमें, तो बेटा इसमें तनाव आ गया, तो ये क्या करेगा, ये मुड़ेगा। ठीक है, मुड़ के जैसे ही जाएगा फिर इसमें तनाव आ गया, फिर ये मुड़ेगा, है ना। तो ऐसा अरेंजमेंट, ये तो ऐसे ही अब इसे इनफाइनाइट तक जाएगा बेटा। मैं सबसे छोटा टुकड़ा लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लो, सबसे छोटा टुकड़ा, ठीक है। अब फिर इसमें मुड़ करके इसमें निकला, ऐसे निकला, फिर इसमें आएगा तो बेटा ऐसे आके फिर ये भी तो मोड़ेगा, इसको डिवाइड करेगा, फिर मोड़ करके बाहर निकल गया। अब बताइए पीपीएल बेटा एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा था, अभी भी पीपीएल किस एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है। क्या यहां पे पीपीएल का रोटेशन होगा क्या, नो रोटेशन ऑफ पीपीएल, बोल हाँ या ना, यस। जबकि यहां पे अगर अपन ऐसे कराते हैं बेटा तो पीपीएल तो घुसा और एक के फील्ड में जाएगा तो डेविएट भी होगा, निकल लिया। अब बताओ क्या पीपीएल के डायरेक्शन में रोटेशन हुआ क्या, ठीक। ठीक है, यहां पे निकल गया क्योंकि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं है, तो यहां पे निकलने की संभावना है, तो यहां पे रोटेशन अकर। ठीक है, मतलब कि यहां पे डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर गया क्या, और ये डायरेक्शन बदला नहीं करेगा, डायरेक्शन डोंट चेंज। सर कहना क्या चाहते हो बेटा, जो पीपीएल जो कंपाउंड रोटेट किया है वह तभी रोटेट कर पाया होगा जब उसमें कुछ इस प्रकार की अरेंजमेंट रहा होगा, और कोई कंपाउंड पीपीएल को रोटेट नहीं कर सका है, पक्का बात कि उसमें इस प्रकार का अरेंजमेंट होगा। मतलब कि हम कैसे कॉपी पे जानेंगे कि कोई कंपाउंड पीपीएल को रोटेट करेगा या नहीं करेगा, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि उसमें एटम्स की सजावट कैसा है। यस, अगर हमें सिमेट्री पता चल जाए तो अपन बता देंगे कि है कि नहीं। अगर कोई कंपाउंड दिया जाए और मैं उसमें किसी तरीके से कोई ऐसा मैथमेटिकल साइंस डेवलप कर लूं, मैं ऐसा सेंस डेवलप कर लूं कि मैं इस कंपाउंड में बता दूं कि यह सिमेट्रिकल है या नॉन सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल होगा तो पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा यार, और अनसिमेट्रिकल हुआ तो पीपीएल को रोटेट कर देगा, हाँ या ना बोल, यस। तो मतलब कि हमें कोई कंपाउंड पीपीएल को रोटेट करेगा या नहीं करेगा, ये बताने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उस कंपाउंड का अरेंजमेंट कैसा है, उस कंपाउंड में सिमेट्री है या नहीं है। यस, मतलब कि सिमेट्री का नहीं होना ही पीपीएल को रोटेशन के पीछे का कारण है। क्या आपको ये समझ में आ रही है कि किसी कंपाउंड में पीपीएल की एब्सेंस, सिमेट्री का एब्सेंस ही रोटेशन का कारण है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, द कॉज बिहाइंड रोटेशन इज एब्सेंस ऑफ सिमेट्री। यहां से यही कंक्लूजन निकला ना, लिखा जाए।
क्या बेटा बोल? और वो एटम सीखेंगे ना, आगे तो ही चलना है। इतना तो समझ में आया ना कि अगर कहीं पे अरेंजमेंट सिमेट्रिकल होगा तो जैसे ही यहां से ये डेविएट करेगा, इसके बगल में वैसा ही एटम बैठा हुआ है इसके डेविएशन को काउंटरैक्ट करने के लिए। अब यहां से मुड़ा और ये फिर उसके मोड़ दिया, तो यहां से ऐसे मुड़ा, ये ऐसे मुड़ेगा तो पता चला डायरेक्शन बदला ही नहीं। तो रियलिटी में तो अंदर मॉलिक्यूल के अंदर तो मोड़ मार होता ही है, जब जो घुसा बाहर भी वैसा ही निकल जाता है। तो हम जो देखते हैं तो हम बाहर देखते हैं बेटा। तो पीपीएल को क्या बोलेंगे? ये कंपाउंड पीपीएल को रोटेट नहीं किया, और यहां पे पीपीएल का रोटेशन नेट रिजल्टेंट के रूप में मिलता है। तो जो नेट रिजल्टेंट के रूप में पीपीएल को रोटेट कर दे, दैट कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव, जो नहीं करे ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो नो रोटेशन ऑफ पीपीएल बोले तो मेरे भाई ऑप्टिकली इनएक्टिव, हाँ या ना बोल। और जो ऑप्टिक रोटेशन अकर जहां पे हो जाए बोले तो ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये क्या है, अच्छे अच्छे बुक्स में लिखे रहते हैं, घटिया बुक में नहीं लिखा रहेगा। जो ओपी टंडन पढ़ के पढ़ाएंगे या जो ओपी टंडन पढ़ेंगे उनको ये लॉजिक नहीं पता चलने वाला। अच्छे अच्छे बुक्स में लिखे रहते हैं बेटा, बहुत बढ़िया बढ़िया बुक्स जो है उसमें ये साइंस लिखा रहता है ना। हाँ, बहुतों को ये भी नहीं समझ में आता है ना। मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट से खाली है, सीधे लोग यहाँ पे जंप मारते हैं, यहाँ से सिमेट्री लगते हैं पढ़ाने। भाई आखिर क्यों सिमेट्री पढ़ेंगे? साइंस है बेटा, बिना फायदा का हम कुछ करेंगे नहीं, सांस नहीं लेंगे। अगर सांस लेने से हम जिंदगी नहीं मिले तो हम सांस भी नहीं लें, है ना। तो बिना फायदा कुछ नहीं पढ़ेंगे। यहां से हम सिमेट्री पढ़ाएंगे तो हमारे पास लॉजिक है आपको बतलाने के लिए कि सिमेट्री इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सिमेट्री के आधार पे हम तय करेंगे कि कंपाउंड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल रहा तो वह पीपीएल को रोटेट करेगा, सिमेट्रिकल रहा तो पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा, है ना। तो ये कहां से बेटा? मेरा ये ब्रांच से मैंने सीखा कॉलेज में, MEMS, मिम्स नहीं रहे, मिम्स के नाम से फेमस है मेरा ब्रांच, है ना, क्योंकि बच्चे को जॉब मिलता नहीं है, वो मिम्स बनाते रहते हैं, है ना। तो मेटालर्जिकल इंजीनियर मटेरियल साइंस, क्योंकि मटेरियल से मैं रिलेटेड था, तो ये पढ़ाया गया हमारे कॉलेज में, है ना। तो वहां से ये चीजें, अब जो बुक पढ़ गया ओपी टंडन बुक में तो पक्का नहीं मिलेगा आपको। अच्छे बुक्स में कहीं कहीं थोड़ी बातें वो चित्र बना के नहीं लिखाते हैं, एक लाइन में खत्म कर देते हैं। ये लाइन लिखा रहता है, द कॉज बिहाइंड रोटेशन इज द एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, एब्सेंस ऑफ सिमेट्रिसिटी। तो ये तो हो गया होगा बेटा आपकी, ठीक है। चलो तो सर हमें समझ में आ रहा है कि सिमेट्री का होना ही कंपाउंड के ऑप्टिकल इनएक्टिविटी का कारण है। जो कंपाउंड में सिमेट्रिसिटी एब्सेंस होगा, सिमेट्री नहीं होगा, वह कंपाउंड पीपीएल को रोटेट कर देगा। क्यों रोटेट कर देगा? पीपीएल तो बेटा घुसेगा तो रोटेशन तो आएगा, लेकिन उसके रोटेशन को फिर कोई सीधा करने वाला हो तो सीधा करके बाहर फेंक देगा। तो फाइनली यहां से पीपीएल मैंने घुसाया और हम यहां पे देख रहे हैं तो लगेगा कि रोटेशन हुआ ही नहीं। यस, लेकिन अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जहां पे सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं है तो वहां से पीपीएल घुसेगा तो सही, लेकिन निकलेगा तो जब मुड़ जाएगा तो उसके मुड़े हुए को कोई काउंटरैक्ट करने के लिए नहीं बैठा है, तो उसी मुड़े हुए तरीके से निकल जाएगा। तो पीपीएल रोटेट, मैं बोलेगा पीपीएल रोटेट कर गया। तो पीपीएल क्या रोटेट कर सकता है? यहां से या तो इधर मुड़ जाए, नहीं तो इधर मुड़ जाए। अगर बेटा इधर मुड़ जाएगा तो ये कहां? क्लॉकवाइज, और इधर मुड़ जाएगा तो यहां से खींचोगे लाइन तो एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकता है। हाँ, सिमेट्री जो है बेटा मैथ की मतलब है, मैथ तो हमें जरूरत पड़ी है तो उस मैथ को पढ़ लेंगे। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ सिमेट्रिसिटी, है ना। 1-2 प्रकार की नहीं, 10 प्रकार की सिमेट्री होती है ना। अगर किसी कंपाउंड में किसी भी प्रकार को 10 में से किसी प्रकार का सिमेट्रिसिटी मिल जाए तो हम बोलेंगे कि वह कंपाउंड क्या है? सिमेट्रिकल है, ठीक है। नहीं मिले तो बोलेंगे 10 में से 10 नहीं मिले तो बोलेंगे अनसिमेट्रिकल है।
ठीक है। तो 10 प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। ये 4 बहुत फेमस है, आपके स्टैंडर्ड पे पढ़ाई जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि 2 पढ़ ली जाए ना, तीसरा और चौथा की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 पढ़ेंगे, कौन कौन सा? प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री थकने का काम है, बेकार का काम है, वो टाइम पास है, नहीं करेंगे। कौन पढ़ेंगे बेटा? सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री कितने पढ़ने हैं? 10 पढ़ने हैं। तो हम अपने इंटरेस्ट में काम करेंगे। हमारे इंटरेस्ट का कौन है? 2 कंपाउंड। दुनिया में देखा गया कि अगर 2 सिमेट्री एब्सेंट है तो उसमें रोटेशन करने की सिमेट्री पावर नहीं होती है। 2 सिमेट्री अगर 2 सिमेट्री अगर एब्सेंट हो जाए, कौन कौन सा? प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो वह कंपाउंड में रोटेशन होता है, रोटेशन करने की पावर आ जाती है। सिमेट्री एब्सेंट रहा तो उसको रोटेट नहीं, काउंटरैक्ट नहीं कर पाएगा, तो उसी तरीके से निकल जाएगा। सारी बातें सीखेंगे। चलिए कुछ नोट्स लिखिए। वो फिर मैंने लिखा दिया है, बस उसी को एक बार और लिखिए। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब तो हमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के बारे में कुछ आइडिया लगा। सर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं? जो प्लेन ऑफ पीपीएल को रोटेट कर दें। यस, तो यहां पे लिखिए विच कैन रोटेट्स पीपीएल। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड क्या होगा बेटा? विच डजंट रोटेट द पीपीएल, विच कांट रोटेट द पीपीएल। जो पीपीएल को रोटेट नहीं करे वो ऑप्टिकली एक्टिव, और जो रोटेट कर दे वो ऑप्टिकली, सॉरी गलत बोल दिया क्या? जो पीपीएल को रोटेट कर दे वो ऑप्टिकली एक्टिव, जो पीपीएल को रोटेट नहीं करे ऑप्टिकली इनएक्टिव। कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। किसी कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव होने के क्या क्या शर्त हैं? बेटा खूब ध्यान से, किसी कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिव होने के क्या क्या शर्त हैं? तो सबसे पहली बात तो हमें दिखी गया सर, क्या शर्त है? अनसिमेट्री का होना, अनसिमेट्री का होना। तो पहला लिखिए, पहला पॉइंट। A compound should be, अब बेटा सिमेट्री सुन जरा, है ना, कुछ कुछ बहुत टर्म यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, ठीक है। उस सारे कॉम्प्लिकेटेड टर्म को हम भत्ता बताते हुए अपने काम की बातें सीखेंगे। अब सिमेट्री के आगे अगर ए लगा दूं तो ए को क्या बोलते हैं बेटा? निगेटिव प्रीफिक्स के तौर में लिया जाता है ना। तो ये सिमेट्री का नहीं होना बतलाएगा। या ऑनेस्ट के आगे डिस लगा दो, डिसऑनेस्ट होता है, वो भी उल्टा सेंस में आ जाता है। तो एसिमेट्रिक बोलो या डिसिमेट्रिक बोलो, सेम बात, ठीक है। तो मैं एक कंपाउंड शुड बी एसिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक। यहां पे थोड़ा सा ग्रामर का लोचा है, उसमें नहीं पढ़ने का। हाँ, लेकिन हमारे यहां जो मैथ्स पढ़ेंगे बेटा, एसिमेट्रिक का कुछ अलग कंडीशन होता है, डिसिमेट्रिक का कुछ अलग कंडीशन होता है। सब धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन उतना आपको क्या जरूरत है? हमसे क्वेश्चंस बनने चाहिए, हमसे क्वेश्चंस बनने चाहिए। बहुत ज्यादा हम कंसेप्ट को गलत भी नहीं जाने, लेकिन हम क्वेश्चंस बना ले, वो हमारी काम की बात है। अब ये नहीं कि सही कंसेप्ट जानने के चक्कर में माथा को हौच पौच किए हुए हैं, वो भी नहीं है ना। थोड़ा सा गलत जानते हुए अच्छा क्वेश्चंस कर ले, हमारी यही पहुंच होनी चाहिए। और जो जानेंगे वो गलत भी नहीं जानेंगे, काम के लिए बहुत शानदार चीजें जानेंगे। अ कंपाउंड शुड बी एसिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक।
और बेटा जो कंपाउंड एसिमेट्रिक होता है या डिसिमेट्रिक होता है उसको और एक नाम दिया गया है काइरल। जो मन करे बोलो, चिरल बोलो, चिराल बोलो, काइरल बोलो, काइराल बोलो। अब वो भी रामकृष्ण को बोलते हैं रामकृष्ण, है ना, तो उनको भी बोलने नहीं आता, हमें भी बोलने नहीं आता। हमारे स्कूल में एक टीचर थे, वो गवर्नमेंट वाली स्कूल में, इंग्लिश 6th क्लास से शुरू था, है ना, तो जॉन लिखा हुआ था, जॉन जॉन पढ़ रहे थे, ठीक है, वो सब भी गलत पढ़ता है, हमारे भी गुरुजी गलत पढ़ दिए, क्या दिक्कत है? हाँ बिल्कुल। क्या मैंने नाम सर का नहीं था, एक चैप्टर में कैरेक्टर था जॉन, तो उसको जॉन जॉन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसमें हंसने की क्या बात है? उनको हिंदी नहीं बोलने आता, हमें इंग्लिश नहीं बोलने आता। तो बेटा कंडीशन या इसी का एक और कंडीशन है बेटा, ये जानने के लिए कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। अरे कोई या और ऊपर लिख देता हूं मैं, नीचे शायद कट जाता है रिकॉर्डिंग में। आप जरा और वाला चीजें नीचे लिख रहा हूं। ठीक है बेटा, कंपाउंड से और के नीचे लिखना, कंपाउंड शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर ओवर इट्स मिरर इमेज। कंपाउंड शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल ओवर इट्स मिरर इमेज। ये क्या बात है सर? मान लो कि ये कंपाउंड है, ठीक है, ये हाथ मैंने लिया, यहां पे सामने मिरर लगा दी, ये हाथ लिया, तो कैसे बनेगा बेटा? उल्टा बनेगा। अब जो बना है, जो आकृति वहां पे बना है ऐसे, उसको निकालो और बिना उसको पलटे इस वाली हाथ पे आप रखो, तो क्या एक दूसरे को ढक पाएगा पूरा पूरा? होश से बेटा, मैंने क्या बोला, ऐसे ऐसे हाथ रखोगे ना तो आपके मिरर में ऐसे दिखेगा ये, ठीक है। अब इसको ऐसे निकालना है, मैंने ऐसे निकाला, ये ऐसे है, इमेजिन कीजिए कि ये ऐसे है, ये तो हो ही नहीं पाएगा यार, है ना, मतलब कि कोई किसी दूसरे बच्चे का हाथ निकाल के ऐसे दिखा सकता हूं मैं? ये ऐसे है, ऐसे ही निकाल लिया मैं ऊपर से सीधे। अब मेरा हाथ तो ऐसे था लेकिन ये ऐसे है, अब इस दोनों को चिपकाओ। अब देखो है क्या कि इसका दाहिना, ये मोटा वाला अंगूठा है वो इधर है, लेकिन इसमें पतला वाला इधर है। अब दोनों को ढकोगे, क्या पूरा पूरा ढक पाएगा? नहीं ढक पाएगा बेटा। तो जो अपने मिरर इमेज को पूरा पूरा नहीं ढके, देन दे आर कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज बोले तो ढक लेना, सुपर इम्पोज बोले तो पूरा पूरा ढक लेना। तो सुपर इम्पोजेबल बोले तो जो पूरा पूरा ढक ले, नॉन सुपर इम्पोजेबल बोले तो जो पूरा पूरा नहीं ढके, सुपर इम्पोज नहीं करे। समझ रहे हो? तो बेटा ऐसा है कि हमें क्वेश्चंस बनाने के लिए सर दो कंडीशन है, या तो ये चेक कर लो नहीं तो ये चेक कर लो, ये एक हटा दो, या तो ये लाइन को चेक कर लो नहीं तो ये लाइन को चेक कर लो। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाने में आसानी देते हैं, बहुत घटिया टाइप के क्वेश्चन, है ना, क्योंकि देख रहे हो ना, अपनी हाथ तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मिरर इमेज कैसे निकलेगा, ढक लेगा। मिरर में देखिएगा तो ऐसे ही दिखता है, ये इसका दिखता है। तो तुम्हारे मिरर में ये निकला, निकालो उस हाथ को, उस हाथ को निकालो और इस पे सुपर इम्पोज करो। तो इसका जो ताल बेटा, इसका जो ऐसे ऐसे निकला, ऐसे इमेज बना। अरे भाई, तो हम उसको ऐसे निकालोगे ना, अब ढकना है तो इसके पीछे से पीछे नहीं ढकोगे, इसको ढक के फिर ऐसे करो तब ना ढकोगे। तो वही तो हम बोल रहे हैं, यहां से निकलेगा, जब निकालोगे तो ये दाहिना अंगूठा इधर चला जाएगा। अब इसको ढकोगे, नहीं ढक पाएगा यार कभी। अब ऐसे निकाल के इसे ताली मरवा दोगे। हाँ, मैं क्या बोला फिर से सुन, इस हाथ का इमेज ऐसे बनेगा, बरोबर है। अब इसको निकालो, ताली नहीं मरवाओ यार,
इसको निकाल करके इस पे सुपर इम्पोज करो। हाँ, सुपर इम्पोज बोले तो उस पे चढ़ना, ढकना, है ना। तो ये क्या ढक पाएगा? क्या नहीं ढक पाएगा। तो ये तो बोला कि मोटा वाला को पतला वाला ढकेगा, इधर पतला वाला को मोटा वाला ढकेगा। तो ये पूरा पूरा ढक पाएगा? क्या नहीं ढक पाएगा। तो क्या ये नॉन सुपर इम्पोज हुआ? क्या यस, नॉन सुपर इम्पोज हुआ। सुपर इम्पोज नहीं हुआ, नॉन सुपर इम्पोज हुआ। तो जो अपने मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोज होते हैं बेटा, जो अपने मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोज होते हैं वह ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। लेकिन ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे अच्छे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमारे काम का ये नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हो ना, हाथ को निकाल के ना तो इतनी मुश्किल है, जिसको रोज आप मिरर में देख रहे हैं। कंपाउंड को कैसे आप देखोगे? तो ये टफ काम है थोड़ा सा। ये मैथमेटिकली जो हमारा अप्रोच है, मैथमेटिकल अप्रोच, ये हमारा काफी काम का है। तो हम लोग इसी पे टिके रहेंगे। अब हमें ये जानना पड़ेगा कि क्या होता है एसिमेट्रिक, क्या होता है डिसिमेट्रिक, ठीक है, और क्या होता है चिराल, जिसे तुम बोल रहे हो कायरल बोलेंगे, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? कायरल, है ना। किरल बोलो, किराल बोलो, चिराल बोलो, चिरल बोलो, कोई मतलब नहीं, कायरल बोलो, चिड़िया बोलो तुम। अरे पढ़ ले, हाँ चुप हो सब। तो आज कितना पढ़ोगे? हाँ बताओ कितना, आगे भी पढ़ाऊं या रहने दूं? ठीक है बेटा, थैंक यू आज के लिए।